तो लोकसभा चुनावों के लिए चुनावी कैंपेनिंग का आगाज हो गया और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों, क्योंकि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी गर्मी या ये कहा जाए चुनावी पारा जो था वो आसमान को छू रहा था। और उसकी वजह भी बहुत साफ थी, क्योंकि मंच पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चैलेंजर राहुल गांधी दोनों मैदान में थे। दोनों अपने अपने दावे पेश कर रहे थे और जनता के सामने आज दोनों ने पेश किया वो ट्रेलर जो हम अगले 5 साल देख सकते हैं। राहुल गांधी की चुनौती बहुत मुश्किल है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं ही, साथ ही पूरा सिस्टम उनके साथ है। जी हां, आलोचक यह कहते हैं कि सिस्टम हैक कर लिया गया है, ईवीएम हैक करने की क्या जरूरत है। बहरहाल आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों से इन दोनों दिग्गज नेताओं की आवाज जो है वो सुनाई दी। राहुल गांधी ने आज गरीब महिला, गरीब युवा के लिए अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बात कुछ इस अंदाज में रखी। राहुल गांधी कहते हैं कि गरीब के प्रति और धन्ना सेठों के प्रति कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। बकौल राहुल गांधी, जब अपने अमीर मित्रों की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लाखों करोड़ों के कर्जे को माफ करने से नहीं चूकते, मगर जब गरीबों की बात आती है तो उनकी कान में जूं तक नहीं रेंगती। सुनिए अपने अमीर मित्रों के बारे में, यानी कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमीर मित्रों के बारे में क्या बात कही। देखिए, चुनाव दो विचारधाराओं का है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए काम करती है। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। आप हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी जी के राज में 22 लोग हैं, अरबपति हैं, जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। 22 लोगों के पास नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को इतना अमीर बना दिया कि अगर आप उनके धन को देखें तो उनके पास 22 लोगों के पास इतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। शर्म की बात है। और नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए कर्जा माफ नहीं किया, छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, मजदूरों का कर्जा माफ नहीं किया, मगर सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। अब आप कहोगे भाई 16 लाख करोड़ रुपए तो हमें समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं समझ आता कितना है, इतना बड़ा नंबर है। मैं आपको बताता हूं, मनरेगा को चलाने में 60,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना मनरेगा को चलाने में 24 साल चलाने में लगता है। 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 20-25 लोगों के लिए माफ कर दिया। आप बैंक में कर्जा लेने जाते हो, आपको बाहर कर देते, भगा देते हैं। और हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा उन्होंने ऐसे ही माफ कर दिया। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, यहां पलायन होता है, यहां आपको रोजगार नहीं मिलता, आप जाते हो दिल्ली जाते हो, अमीर लोगों के घर में काम करते हो, क्यों?
क्योंकि एक तरफ 1-2% लोग हैं, वो कोई भी सपना देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गरीब लोग, उनको ना रोजगार मिलता है, ना स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं, और जाते हैं फिर प्राइवेट कॉलेज में जाओ, बैंक लोन लो, लाखों रुपए का बैंक लोन लो, और फिर बाद में पता लगता है भैया रोजगार ही नहीं मिला। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर में मौजूद थे और उनका पंच, या ये कहा जाए उनका नारा जो था, वो अमूमन धार्मिक था। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में वही राग अलापा जो वो पिछले कुछ दिनों से अलाप रहे हैं, जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है। बकौल प्रधानमंत्री, आपके स्क्रीन पर कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। प्रधानमंत्री को यह बताना पड़ेगा कि जब वो ये कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप है, तो वो ऐसा क्यों महसूस करते हैं। क्योंकि मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि आज पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसी मुद्दे को लेकर बाकायदा बयान जारी किया है, मगर वो ये समझाने में बुरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं कि अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र में आजादी से पहले की मुस्लिम लीग की छाप है, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चुनाव में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना ही एकमात्र मकसद है। मुद्दों से क्या भटकाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जेपी नड्डा ने आज इस मुद्दे को लेकर बयान सामने रखा, मगर यह समझाने में नाकाम रहे कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि पूरा देश जानता है कि आजादी से पहले मुस्लिम लीग के साथ अगर किसी ने सरकार बनाई थी तो वह भाजपा के वैचारिक पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ न सिर्फ सिंध बल्कि बंगाल में भी सरकार बनाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध न सिर्फ जिन्ना की मुस्लिम लीग ने किया था बल्कि आरएसएस ने भी किया था, विनायक दामोदर सावरकर ने भी किया था। तो फिर आखिर क्यों जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी गरीबों की न्याय की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने बताया कि गरीब महिलाओं के लिए उनके पास क्या योजना है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान किया था, मगर आज चूंकि सामने मध्य प्रदेश की जनता थी जिसमें आदिवासियों की एक बहुत जबरदस्त तादाद थी, आज राहुल गांधी ने बताया कि गरीब महिलाओं के लिए उनकी न्याय योजना क्या कहती है। हिंदुस्तान की जो गरीब लोग हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हर एक गरीब परिवार में, अच्छी तरह सुनिए मैं जो कह रहा हूं, हर एक गरीब परिवार को उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हम डालेंगे। हर महीने सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में हजारों रुपए जाएंगे। साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उसमें भी आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उनको जो आज पैसा मिलता है, सरकार आने के एकदम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से अमीरों के बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं, उसी तरह से इसका फायदा गरीबों को भी मिलेगा, जहां आपको 1 साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे। और यही नहीं, राहुल का नारा है 30 लाख नौकरियां जो सामने है मगर मोदी सरकार दे नहीं रही। सुनिए गरीब युवा के लिए उनका ऐलान। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में
30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं है। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देते। इसीलिए हमारा पहला कदम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, जो अमीर घर के लोग होते हैं, पता नहीं आपने अप्रेंटिसशिप शब्द सुना है या नहीं सुना है, तो मैं आपको बताता हूं अप्रेंटिसशिप क्या होती है। जो ये अमीर घर के बच्चे होते हैं, रोजगार का पाने से पहले, काम करने से पहले, ये अलग अलग कंपनियों में जाके ट्रेनिंग लेते हैं। कोई 6 महीने की ट्रेनिंग लेता है, 1 साल की ट्रेनिंग लेता है, और ट्रेनिंग के लिए इनको पैसे मिलते हैं। तो हम एक नया कानून ला रहे हैं। जैसे हम मनरेगा लाए थे, जिसमें हमें कहा था कि जो भी गरीब है उसे 100 दिन का रोजगार गारंटी करके कांग्रेस पार्टी देगी। तो ये हमने सालों पहले ये योजना हम आपके लिए लाए थे, और वो चलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने उसको बंद करने की कोशिश की, पैसा नहीं देते हैं। हम उस योजना को चलाएंगे, मगर हम एक नई योजना, एक नया अधिकार आपको देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हर युवा को, हर गरीब युवा को, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के, गरीब जनरल कास्ट के युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप, साल का 1 लाख रुपया, जो भी युवा चाहता है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, 1 साल का अप्रेंटिसशिप का अधिकार हम आपको देने जा रहे हैं। तो हर युवा को यह मिलेगा। जो भी करना चाहेगा वो बड़ी से बड़ी कंपनी में, सरकारों में, अस्पतालों में, अलग अलग संस्थाओं में उसे 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 साल का 1 लाख रुपया मिलेगा, और फिर अगर वो अच्छा काम करेगा तो शायद वहीं उसको नौकरी मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राम मंदिर का राग अलापा। क्योंकि आप जानते हैं कि धर्म के नाम पर वोट हासिल करना मना है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में यह बात कही जो आपके स्क्रीन पर है। यह सपना पूरा हुआ है तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। यह दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। मगर प्रधानमंत्री ये बताने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हुई, मगर कैमरे की निगाह किस पर थी? उसी तरह से जब नए संसद का उद्घाटन हुआ था तो कैमरे की निगाह किस पर थी? हकीकत यह है कि ना राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, न नई संसद के उद्घाटन में आपने देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। और आज आप विपक्ष पर इस बात को लेकर हमला बोल रहे हो कि वो लोग प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद नहीं थे। दोस्तों, चूंकि प्रधानमंत्री भी बस्तर में थे जिसकी पृष्ठभूमि आदिवासी है, और राहुल गांधी भी आदिवासियों को संबोधित कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने आज बताया कि आदिवासियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के तेवर में क्या फर्क है।
आइए सुनते हैं। मैंने आंकड़े निकाले, मैंने पता लगाया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, उनके मालिकों में आदिवासी कितने हैं, सीनियर मैनेजमेंट में आदिवासी कितने हैं। आप हैरान होंगे कि अगर आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको वहां एक आदिवासी नाम नहीं मिलेगा। ये मैंने कहा प्रेस के मित्र हैं, मीडिया की कंपनी की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालो, टीवी पर एंकर हैं उनकी लिस्ट निकालो, और मुझे एक आदिवासी इनमें से दिखा दो। एक आदिवासी आपको ना मीडिया में, ना कॉर्पोरेट इंडिया में, ना किसी संस्था में मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं? आईएएस अफसर चलाते हैं। सही? हिंदुस्तान का जो बजट है उसे ये 90 अफसर बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया 90 अफसरों में से आदिवासी कितने, आप जानते हो? एक। 90 में से एक अफसर आदिवासी है। आपकी आबादी 8% है, मगर देश में भागीदारी आपकी नहीं है। 90 अफसर देश को चलाते हैं, एक अफसर आदिवासी है। और भाइयों और बहनों, अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। 100 रुपए में से 10 पैसे की आपकी भागीदारी है। आबादी 8%, पहले मालिक आदिवासी, और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। और इसका असर प्रधानमंत्री पर भी दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि आदिवासियों के प्रति भाजपा के क्या तेवर रहे हैं। बकौल प्रधानमंत्री, जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का कांग्रेस ने हमेशा तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। मगर जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, अगर भारत को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली हैं, तो नए संसद के उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने उन्हें क्यों नहीं बुलाया? जबकि आप जानते हैं कि संवैधानिक पद की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऊपर है। प्रधानमंत्री आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर क्यों महिला आदिवासी राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। मगर बातें हैं दोस्तों, बातों का क्या, इन्हें जुमला भी साबित किया गया है। एक बात तय हो गई है, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के तेवरों में फर्क साफ है। कांग्रेस जान गई है कि यह लड़ाई बहुत मुश्किल है। कांग्रेस खुद ढेरों गलतियां कर रही है, कई मामलों में बहुत देरी से ऐलान कर रही है। मसलन अमेठी और रायबरेली को लेकर अब तक ऐलान नहीं किया गया कि कौन चुनाव लड़ने वाला है। तो यह गलती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के अंदर अपनी अंदरूनी अंतरकलह है, वो सब है। मगर अगर मुद्दों की बात करें तो भड़काऊ मुद्दों को लगातार ज्वलंत करने का काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस की चुनौती इस वजह से भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो मुद्दों पर बनी हुई है। वो मुद्दे जो भड़काऊ नहीं है, और आप जानते हैं जनता जब वोट देती है तो अक्सर भड़काऊ मुद्दों में बह जाती है। मगर ये चुनाव है बाबू, 4 जून को सब साफ हो जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।